जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पुरुष आयोग में हाथ बटाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपने विचार भी दें। देखिए, हमारे देश में एकता में अनेकता हो गई है। पहले कहते थे अनेकता में एकता। किस्म किस्म के अलग अलग भाषा के, पहनावे के, रूप रंग के लोग, धर्मों के लोग आपस में अनेक होने के बावजूद एक होकर रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सहानुभूति एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अधिकारों और कर्तव्य का निभा सब करते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकार के नियम बदलते गए, क्योंकि सरकार वो नियम बनाती है। कुछ दक्षिणपंथी या वामपंथी होते हैं और कुछ पॉजिटिव वाले होते हैं। अब कहते हैं गरीबों को सहारा दो, नौकरियां दो, लेकिन इसके उल्टे सोचने वाले वामपंथी हो जाते हैं। अब जैसे इधर उधर तोड़फोड़ करने के बाद अब नारी सशक्तिकरण का फार्मूला अपनाया गया। नारी सशक्तिकरण, अगर किसी को, स्त्री को 2-2.5 हज़ार रुपये महीने के दे दें तो इससे वो बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेती है ना। अजीब सा लगता है भाई, 1,00,000-2 लाख तो दो, उसके करोड़ों करोड़ रुपए डाल दो उसके अकाउंट में। तू चाह मनमाना खर्च कर, मनमाने मेकअप कर, मनमाने साड़ियाँ कपड़े खरीद, सैंडल खरीद, गहने खरीद, तो तब है कोई। अब 3,000 दे देते हैं और 3,000 में लोग बिक जाते हैं। और बिकते भी ऐसे हैं कि हम तो वोट इसी पार्टी को करेंगे क्योंकि इसने हमें 2,500 3,000 महीना दिया है। हंसी आती है। अब आईपीसी का सेक्शन हो या सीआरपीसी का हो या सीपीसी का हो, उसमें स्त्री के लिए अब जैसे मेंटेनेंस है सेक्शन 125। अब ये मेंटेनेंस यानी भरण पोषण एक स्त्री का हक है, तो इससे वो अपने हस्बैंड के ऊपर निर्भर ही रहेगी, वो खुद नहीं कमाएगी। सशक्तिकरण ये होता है कि उसको एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में सर्विस मिले, वो अंतरिक्ष में जाए। अब सुनीता विलियम है, वो आत्मनिर्भर है। ठीक है, हमारी कना सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की ऑफिसर, ये है, ये किसी मेंटेनेंस के सेक्शन 125 पे निर्भर नहीं है। ये सरकार के 2-2.5 हज़ार रुपये के फंड के ऊपर निर्भर नहीं है। इनको कहा जाता है नारी सशक्तिकरण का लाभ मिला है क्योंकि वो इस लायक बनी है। महिलाओं को नाकारा बनाने का काम ये झूठा सशक्तिकरण ये है नहीं है। अब हम किसी भिखारी को भीख दे दें तो क्या उसको शक्ति मिल जाएगी? वो शक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि उसको कहे तुम्हारे हाथ पैर अच्छी तरह सलामत है तो तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो, तुम पढ़े लिखे होने के बावजूद भीख क्यों मांगते हो। तब
जाके उसको पता लगेगा। अगर तुम इसको भीख दे दोगे तो वो क्या कुछ कमा के खाना चाहेगा? आप भारत की महिलाओं की तुलना विदेशों से करिए। कभी आपने कोई खबर सुनी या आपके किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले ने जो विदेश किया या रहता है, NRI वाला है, क्या उसने बताया कि वहाँ सरकारें अपनी महिलाओं को 2-2,500 रुपये देती हैं और बस में फ्री यात्रा करने का चांस देती हैं? ये भारत में ही है, क्योंकि महिला अपनी संख्या के हिसाब से यदि किसी पार्टी को वोट देती हैं तो फिर वो पार्टी 400 के पार वाली बात कर सकती है। इसीलिए हमारे देश में ये फार्मूले अपनाए जाते हैं। अगर कोई महिला सरकारी खजाने से कुछ पैसा पा जाए, अब सरकार का क्या है, जो उसे सरकारी हॉस्पिटल पे, सरकारी स्कूलों पे खर्च करना चाहिए, एयरलाइंस में सुधार करना चाहिए, वो ना करके फ्री बिजली पानी देना, फ्री राशन बांटना, ये सब क्या है? ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा उन लोगों से आता है जिनको सरकार के विज्ञापनों में कहा जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करें, वक्त पर अपना टैक्स जमा कराएं, एडवांस टैक्स जमा कराएं। अब वो टैक्स जमा होता है तो वो खर्च कहाँ होता है? नारी को 3,000 दे के कहना कि तुम शक्तिशाली होगी हो। अरे, नारी अपनी नेचर से शक्तिशाली है, वो किसी भीख की ज़रूरतमंद नहीं है। उसको भीख नहीं चाहिए, उसे समाज में इज्जत चाहिए, स्थान चाहिए। और मेंटेनेंस तलाक के बाद औरतों को देना, इससे उनको ये डर नहीं रहता कि तलाक के बाद वो क्या करेंगी, क्योंकि लड़ झगड़ कर वो मेंटेनेंस ले ही लेंगी। विदेशों में महिलाओं का सशक्तिकरण माना जा सकता है, लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि विदेश में मेंटेनेंस का कोई प्राविधान नहीं है। वो जब चाहे तलाक लेते हैं, जब चाहे शादी करते हैं। अगर वो मेंटेनेंस देने लगे तो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। असली सशक्तिकरण महिलाओं का विदेशों में है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका कल्चर हमसे तुलना करने पर जैसा भी बैठता हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ की महिलाएं ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर चुकी हैं, जबकि भारत की महिलाएं शक्ति प्राप्त करती हैं मिलने वाली भीख से, मेंटेनेंस से। कोर्ट कचहरी में जाइए, वहाँ लाइन लगी पड़ी है, मेंटेनेंस के लिए केस चल रहे हैं। औरतें बस एक ही राग आलापती हैं कि हमारा कोई सहारा नहीं है शादी के बाद, क्योंकि हम नौकरी नहीं करती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। अब इस उम्र में कोई नौकरी भी प्राप्त नहीं होगी। हमने जो कोर्स किए हैं वो पुराने हो चुके हैं, नए कोर्स, कंप्यूटर कोर्स वाला हमारे नहीं है ताकि कोई नौकरी दे दे। इसलिए हमें गुजारे के लिए गुजारा भत्ता दिलाया जाए। भाई, जब तुम्हारे पास गुजारा भत्ता नहीं है तो तुम एडजस्ट करो। और मैंने ये देखा है कि जो महिलाएं हैं तलाक के केसों में, जो पैटिशनर है,
उनके हस्बैंड रिस्पोंडेंट है, यानी कि पैटिशनर वो है जिसने अप्लाई किया है डाइवोर्स के लिए, और जो डाइवोर्स देगा वो पति रिस्पोंडेंट है। तो ऐसी महिलाएं जो है वो कभी कहीं एडजस्ट नहीं कर सकती हैं। 10 जगह उनको उनकी शादी हो तो कि कमी बेशी हर जगह है, एडजस्ट करना पड़ता है। ये झुकने को तैयार नहीं होती हैं, बल्कि अपने पति को, ससुराल वालों को, ससुराल की महिलाओं को, पुरुषों को आए दिन तंग करती हैं, उनको झुका के रखती हैं। कोई उनके आगे खाना बनाने का ऑर्डर नहीं दे सकता, कोई उनसे काम करने का ऑर्डर नहीं दे सकता, क्योंकि यह सब घरेलू हिंसा की श्रेणी में डाला गया है। जलती आग में घी डालना ताकि वो आग भड़की रहे और सबको जला के साफ कर दे, स्वाहा कर दे। घरेलू हिंसा यदि कानून के दायरे से हटा दी जाए, सिर्फ इतना ही करने से तलाक के बहुत सारे मामले जो है वो झूठे होने के कारण दायर ही नहीं होंगे। लेकिन ये है कानून महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखता है, तो महिलाएं इन चीज़ों का, घरेलू हिंसा का, सेक्स का, बलात्कार का, कई किस्म का झूठा ब्लेम अपनी एप्लीकेशन में लगाती हैं और ससुराल वालों का जीना दूभर कर देती है। यहाँ तक कि पुरुष, उनके हस्बैंड आत्महत्या तक कर लेते हैं। थैंक्स, इतनी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। पुरुष आयोग के डिमांड में सहयोग मिलेगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी करिए। थैंक्स।